सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज तक आपने जितने भी सवाल पूछे हैं रिगार्डिंग एआई, रिगार्डिंग इंडस्ट्री, रिगार्डिंग एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री, काफी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे, सर सीजीआई आर्टिस्ट मुझे बनना है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, किस तरीके से हमें इस इंडस्ट्री में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स एंड गेमिंग्स की इंडस्ट्री में कदम रखनी चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। आज हम इनवाइट करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट को जिनका एक डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने करियर अपना 2004-5 से स्टार्ट कर दिया था, और वो भी एज अ सीनियर आर्टिस्ट। जी हाँ, चाहे वो पराना स्टूडियो हो, चाहे वो डी नेग हो, चाहे वो आफ्टर स्टूडियो हो, या फिर एनवाई वीएफएक्स वाला, ऐसे कई बड़े नामचीन स्टूडियो में उन्होंने एज अ वीएफएक्स, लाइटिंग आर्टिस्ट हो या फिर टेक्निकल डायरेक्टर हो, ऐसे तमाम पोस्ट पे बहुत ही अच्छे से काम किया है। बेमिसाल लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट हैं और काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके काफी सारे सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इनवाइट करना चाहते हैं आज के गेस्ट मिस्टर अंशुल परमल सर को। सो अंशुल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। Thanks, Rajesh, and thanks for inviting me. तो सर, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, काफी सारे सवाल हैं सर हमारे पास आपके लिए, जो हमारे बच्चों ने पूछे हैं बेसिकली। लेकिन उससे पहले कि हम आगे आए, सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहते हैं आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी, और उसके बाद सर सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। Yeah. So Rajesh, thank you. So मेरा basic introduction, I am Anshul Parmal. I am basically from Indore. इंदौर से हूँ मैं। मेरा एजुकेशन जो रहा है, मैंने बीकॉम, एमकॉम और एमबीए किया है। एमबीए मैंने एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में किया है। तो मैंने ये जब इंडस्ट्री में एंटर किया 2004 में, तो उस टाइम पे लाइक एनिमेशन इंट्रोड्यूस ही हुआ था इंडिया में। और प्राणा स्टूडियो जैसा था, प्राणा स्टूडियो जब आया था, उसके पहले मैं ट्राइंग गेम्स एंड एनिमेशन स्टूडियो में था। तो वहां पर लाइटिंग से मैंने स्टार्टिंग करी थी। मैक में मैंने ये कोर्स किया था, 6 मंथ्स का माया का कोर्स किया था, माया सीखा था। 3ds मैक्स का ऐसा है कि मैं लाइक 1999 से जो 3ds मैक्स का जो डॉस वर्जन के बाद वाला ओपन जीएल वर्जन आया, उस पर मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा था। एंड बस वहां से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ, इंटरेस्ट शुरू हुआ, और ये इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। तो प्राणा में जब मैंने काम किया तो डिज्नी मूवी जो टिंकर बेल थी, उस पर काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहां से फिर मेरी ग्रोथ होना चालू हुई। तो वो पार्ट था सीजीआई का। उसके बाद मैंने वीएफएक्स में कदम रखा, बॉलीवुड वीएफएक्स में काम किया। देन मुझे चांस मिला हॉलीवुड वीएफएक्स में काम करने के लिए। तो अभी लेटेस्ट जो गॉडजिला एक्स कॉन्ग जो आई है, मैडमैक्स फ्यूरियोसा मैडमैक्स सागा, उसमें मैंने एज अ लाइटिंग लीड टीडी का रोल प्ले किया है, और बहुत से आर्टिस्ट को लीड किया है उसमें। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे ऑलमोस्ट 24 to 25 ईयर्स ये इंडस्ट्री में हो चुके हैं। अब क्या है कि मैं बहुत से लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, मेंटर भी हूँ, प्लस मेरा खुद का काम भी मैं कर रहा हूँ, जॉब भी है, इसी में ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो दिस इज माय बेसिक इंट्रोडक्शन। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ऐसे अगर लोगों से अगर आप इंस्पायर होते हैं तो 110% आपकी जो करियर है उसमें कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा। एंड जैसा कि सर ने बताया कि एक बीकॉम, आजकल बच्चे सर 9th 10th के बाद उतावले हो जाते हैं, लेकिन सर का एक्सपीरियंस देखो, सर ने बीकॉम कंप्लीट किया, एमकॉम कंप्लीट किया, एमबीए, वो भी रिलेटिव फील्ड यानी कि एडवर्टीजमेंट से। सो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर सर ने इस फील्ड को इतना गहराई तक, यानी कि जीरो से हीरो तक का जो सफर है सर ने तय किया। सर, यहाँ पे सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, और सबसे पहला सवाल यह है कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, सीजीआई। सर, ये सीजीआई आर्टिस्ट क्या होता है? देखिए, सीजीआई आर्टिस्ट जैसा कि ये शॉर्ट फॉर्म है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ओके, सो वॉट एवर वी आर डेवलपिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, सो दैट इज कॉल्ड सीजीआई, राइट। सो जैसा कि हम कार्टून एनिमेशन देखते हैं, है ना, आपने कंप्लीट कार्टून मूवीज देखी है, सो दैट इज कंप्लीटली सीजीआई, राइट। एंड उसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर के थ्रू आप पूरा कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे हैं, एक पूरी कार्टून मूवी बना रहे हैं, सो दैट इज थ्रू सीजीआई।
दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ग्रेट ग्रेट। तो सर एक अगर किसी बंदे को सीजीआई आर्टिस्ट बनना है, अभी रिसेंट कमेंट आया था मेरे पास कि सर मुझे सीजीआई आर्टिस्ट बनना है, तो एक बंदे को अगर सीजीआई आर्टिस्ट बनना है तो उसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखनी चाहिए? सी ब्रजेश, अभी सॉफ्टवेयर्स का तो ऐसा है कि हर साल कोई नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडियोज हैं वो अपने सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं, उनकी खुद की पाइपलाइन है, राइट। तो अभी मैं ये रिकमेंड करता हूं कि पहला, देखो सॉफ्टवेयर तो क्या है, सॉफ्टवेयर हर साल नए नए आते जाते हैं, राइट। मगर जो एक बेसिक, हम ये बोलते हैं ना कि उसकी क्या बोल सकते हैं कि जो उसका बेसिक जो सीखना रहता है, अगर हमने वो सीख लिया ना, वो चीज क्रैक कर ली, तो कोई से भी टूल्स आ जाए, कितने भी सॉफ्टवेयर आ जाए, ठीक है, वो उसको हम एक हफ्ता 2 हफ्ता उसमें हम उसको क्रैक कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने मेरी स्टार्टिंग करी थी माया से, तो माया में भी अभी इतना एडवांस लेवल पे हो गया है मेरा लाइटिंग रेंडरिंग। जो मैं उस टाइम पे काम करता था तो बेसिक माया सॉफ्टवेयर पे लाइटिंग रेंडरिंग होती थी। मेंटल रे पे हम काम करते थे, तो मेंटल रे का जो फोटॉन्स और ये जो कॉस्टिक्स ये रहता था, उसकी वैल्यूज हमको पूरा सर्च करके और काम करना पड़ता था, राइट। मगर अब पाइपलाइन इतनी इजी और इतनी एडवांस हो गई है कि उसको मतलब आप इजीली उस पर काम कर सकते हैं, वेदर कोई भी टूल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। अभी जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज जो है वो हुडनी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडियोज अनरियल इंजन का यूज कर रहे हैं, बहुत से स्टूडियोज में माया यूज हो रहा है, राइट। तो माया के साथ भी रेंडरर्स बहुत आ गए हैं, अर्नोल्ड रेंडर आ गया है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी मेहनत करी है। अगर आपको पूरा बेसिक क्लियर है तो आप कोई से भी सॉफ्टवेयर पे इजीली काम कर। ग्रेट ग्रेट। सर ये लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट क्या होते हैं और इनका जॉब रोल क्या होता है? नाइस। लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो पाइपलाइन रहती है ना, सीजी या वीएफएक्स की जो पाइपलाइन रहती है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपके पास एक कैरेक्टर है, मे बी इट इज अ डायनासोर, ओके। आप डायनासोर का एक क्रिएचर ले लिया आपने, ठीक है। तो इसमें जब स्टार्टिंग होती है तो पहले तो जो प्री प्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें वो पूरा उसका जो ग्राफिक्स रहता है वो पूरा डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके फ्रंट प्रोफाइल साइड प्रोफाइल डिजाइन करते हैं, जिसके की बाद वो प्रोडक्शन में काम आता है, राइट। उससे क्या होता है कि वो जो प्रोफाइल्स रहती है उसके थ्रू मॉडलिंग होती है, राइट। तो मॉडलिंग हो गई। अब मॉडलिंग के बाद काम आता है टेक्सचरिंग का। टेक्सचरिंग मतलब उसके ऊपर जो भी टेक्सचर, जैसा भी वो दिखेगा, जो भी टेक्सचर उस पर आएगा, वो टेक्सचरिंग का काम होता है, राइट। अब मॉडलिंग हो गई, टेक्सचरिंग हो गई, टेक्सचरिंग इज सेकेंड पार्ट, करेक्ट। अभी क्या होता है कि अब आप जैसे ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्रिएचर है ना, क्रिएचर का अगर स्किन है तो उसकी स्किन की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, राइट। लाइट में वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट में उसका लुक कैसा आएगा, तो उसको हमको लाइटिंग को लेके उसका पूरा लुक डेवलपमेंट क्रिएट करना रहता है। कि अगर लाइट, अगर वो जैसे रियल एनवायरनमेंट में जा रहा है, ठीक है, तो रियल एनवायरनमेंट में उसके शेडर्स जो हैं वो कैसे वर्क करेंगे, उसका लुक कैसे दिखेगा, राइट। तो ये तो क्रिएचर का हुआ। अब आप मान लो एक बेसिक जो ये रहते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं, जैसे कि कोई लोहे का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। हाँ, कोई तो गन हो लोहे की गया। जो प्रॉपर्टी है, हाँ गन हो गया, तो अगर आप उसको, उसके ऊपर लाइट आ रही है तो उसका जो मटेरियल है, ठीक है, उसका जो शेडर है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा लाइट में, ओके, कैसे वर्क करेगा। तो ये पूरा लुक एंड डेवलपमेंट हमको उसका पूरा बनाना रहता है कि अगर ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक जैसा दिखना चाहिए, राइट। अगर ये मेटल है तो मेटल जैसा दिखना चाहिए, ओके। अगर मान लो मुझे किसी ने काम दे दिया कि भाई ये प्लास्टिक वाला ऑब्जेक्ट है ना, और मैंने उस पर प्रॉपर्टी सेट कर दी मेटल की, करेक्ट। तो अगर वो लाइट में अगर मैं उसको ले जाऊंगा तो वो इट विल टोटली लाइक रिएक्ट डिफरेंटली, करेक्ट। इट विल नॉट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो यही होता है लुक एंड डेवलपमेंट, कि आपको उसका एक लुक, आपको प्रॉपर लुक देना है जो कि वो लाइटिंग में कैसे रिएक्ट करेगा।
सो ये एक टेक्निकल चीज है इसमें, और इसमें आपको पूरा वैल्यूज के साथ खेलना पड़ता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिसमें आपको पूरा उसका एट्रीब्यूट्स और ये जो सब सारी चीजें रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा उस पर प्ले करना रहता है। तो यही होता है लुक एंड डेवलपमेंट। ग्रेट ग्रेट सर, लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट कोई भी बच्चा डायरेक्टली बन सकता है या फिर उसके पहले लाइटिंग या टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपका मेन विजुअलाइजेशन पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, तो आपको एक उसका दिमाग में आपके उस चीज के लिए प्रॉपर्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको लुक एंड डेवलपमेंट आर्टिस्ट बनना है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उसके पहले की प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। बट मैं ये बोलता हूं कि आप सारे एरियाज में मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि मान लो आर्टिस्ट जो रहता है ना, वो कभी कभी, जैसे मान लो कि डिपेंडेंसी एक जो चीज हो जाती है, राइट, उसमें क्या होता है कि जैसे अभी मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट आया, ओके, उसमें मेरे को लुक डेवलपमेंट करना है ना, लुक डेव करना है। बट अभी प्रॉब्लम क्या आई कि उसका कुछ टेक्सचर में प्रॉब्लम आ गई, करेक्ट, या फिर उसके मॉडल में प्रॉब्लम आ गई। सो अगर मैं उसको बैक टू मॉडलिंग या टेक्सचरिंग में भेजूंगा, सो इट विल अगेन टेक टाइम एंड देन इट विल कम टू मी, जिसके कारण हो सकता है कि मेरा जो डेडलाइन पे जो मेरा टास्क है वो मिस हो जाए। करेक्ट। तो हाँ, तो अगर आपको मान लो वो स्किल भी अगर आपको आती है तो आप आपके लेवल पे उसको रेक्टिफाई करके और तुरंत उसको आगे पास कर सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ एवरी फील्ड इन दिस एनिमेशन एंड वीएफएक्स, राइट, एटलीस्ट बेसिक एक्सपीरियंस। नाइस सर, एक और मीथ जो कि काफी पुराने टाइम से चला रहा है, वो आज भी यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा और मुझे तो कमेंट्स में मिलते हैं कि सर हम अगर वीएफएक्स का कोर्स कर रहे हैं, वीएफएक्स सीख रहे हैं कहीं से भी, तो सर मुझे तो रोटो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मिथ बहुत पुराना है, हमने कई बार बात की इसके बारे में कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कंपोजिटर बनना है तो यू शुड स्टार्ट विद अ रोटोस्कोपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? देखिए, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कैसे इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं। ठीक है, अगर वहां पर लाइक सिखाने वाला कोई इंडस्ट्री का पर्सन होगा, सो ही और शी विल गाइड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसमें फिर रोटो और इसकी कुछ जगह नहीं आती है। रोटो तो ये है कि मतलब आपको अगर स्टार्टिंग करना है और आपको कुछ और चीज नहीं सिखा पा रहे हो तो आपको डेफिनेटली रोटो में भेजेंगे। ठीक है, बट हाँ, बट ये है कि अभी जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो मैं उनको लाइटिंग, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग में गाइड कर रहा हूँ। ओके, तो वो मुझसे लाइटिंग, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग सीख के अगर वो जा रहे हैं, जैसे अभी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बाहर मतलब सिडनी में भी जॉब कर रहे हैं, अच्छे डीनेग में, और इधर भी कनाडा में भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट है जो अभी एंटर हो रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको मैं जैसे लाइटिंग और इसका जो स्पेशलाइजेशन करा रहा हूँ, तो दे आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द स्टूडियोज, करेक्ट, लाइटिंग, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको रोटो में जाना पड़ेगा उसके बाद ही आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, आप क्या सीख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और आपको अपना स्पेशल है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, एक्चुअली गाइड करने वाला प्रॉपर ऐसा मिलता नहीं है कि आपको एक्चुअली क्या सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, करेक्ट। हाँ, तो प्रॉब्लम बस वहां से स्टार्ट होती है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री का बंदा होगा तो वो डायरेक्ट ये बताएगा कि अभी मतलब किस सेक्टर में, किस एरिया में उनके लिए ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, उनको किस में जाना चाहिए और कौन से एरिया पर फोकस करना चाहिए, राइट। अब जैसे क्या है कि मेरा मेरा स्पेशलाइजेशन लाइटिंग, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग का है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें जैसे 3D जनरलिस्ट हूँ मैं, मतलब सारे एरियाज में काम करता हूँ। करेक्ट। अभी जैसे मेरा विजुअलाइजेशन का काम है तो उसमें मतलब मुझे सब कुछ, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का सब कुछ काम करना रहता है, मॉडलिंग से लेके पूरा लास्ट कंपोजिटिंग तक का काम सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक ये मीथ है और ये गलत चीज है कि आपको रोटो में जाना पड़ेगा तब आपकी स्टार्टिंग होगी, और मैं ये समझाऊंगा कि आप रोटो पे बिल्कुल फोकस मत करो। ठीक है, लेबरस टास्क है वो, आप अपना एक स्पेशलाइजेशन चुनो, प्रॉपर गाइडेंस आप लो कि आपको किस में जाना है। अगर आपको
लाइटिंग अच्छा लगता है, आप फोटोग्राफी आपको अच्छी लगती है, देन यू शुड गो फॉर लाइटिंग। अगर ये है कि आपको एनिमेशन अच्छा लगता है तो आप एनिमेशन चूज करो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छे मॉडल्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छे कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकता हूँ, तो आप मॉडलिंग को स्पेशलाइजेशन चूज करो। ग्रेट, राइट। बिल्कुल। तो ये मीथ आप हटा दो कि रोटो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जी सर, अभी रिसेंटली का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे पास एक बच्चे ने कॉल किया हमको, और कॉल करके उसने बताया कि बहुत अर्जेंटली में उसने कॉल किया मुझे कि सर मुझे बहुत जरूरी आपसे बात करनी है। मैंने बोलो। उसने कहा कि सर मुझे फिल्म मेकर बनना है, फिल्म मेकिंग करनी है, मुझे फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है। सो आई हैव टेकन अ कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट से उसने कोर्स लिया है। तो उसके टीचर ने उसको थोड़ा मिसगाइड कर दिया, डरा दिया, जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज था। उसने 1 साल का प्रोग्राम लिया है जहां पे वो प्रीमियर, ऑडिशन, दाविंची, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीख रहा है। लेकिन उसके टीचर ने कह दिया कि तुम्हें फिल्म मेकिंग भी करनी है तो एटलीस्ट तुम्हें हुडनी और माया सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पता है कि उस टीचर ने माया और हुडनी उसको क्यों दिया, लेने के लिए बोल रहा था, लेकिन इससे पहले उसने मुझसे कॉल किया और मैंने उसको क्लियर बता दिया कि अगर आपको एक फिल्म मेकिंग करना है, अगर आपको फिल्में बनानी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स बना के अगर आप अपना कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, देन यू डोंट नीड टू टेक माया एंड हुडनी राइट नाउ। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपको उसके लिए दाविंची, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स इज मोर इनफ। तो इस तरीके के सर चीजें मार्केट में चलती है जहां पे लोग मिसगाइड करते हैं बच्चों को, मे बी अपने कुछ प्रॉफिट के लिए या जो भी हो, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, कि ये मतलब सही नहीं है। आप एक बच्चे के फ्यूचर के साथ एटलीस्ट नहीं खेल सकते चंद रुपयों के लिए। देखो प्रॉब्लम एक्चुअली, जी हाँ, प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है कि जो एक्चुअली गाइड करने बैठे हैं ना, उनको ही एक्चुअली मूवी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग इनके बारे में पता नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, अब जब उनको मालूम नहीं है तो वो उनके स्टूडेंट्स को क्या ही गाइड करेंगे। Am I right? प्रॉब्लम बस यही है। अब जैसे अगर वो कोई अगर उनको ये अभी आपने क्या बताया, उनको मूवी मेकिंग में जाना है, राइट? मूवी मेकिंग करना है उसको, फिल्म मेकिंग बनाना है, शॉर्ट फिल्म से बनाने हैं उसको, वो इसमें शॉर्ट फिल्म बनाने। हाँ, तो उसमें अगर वो माया और उड़नी का अगर ये बोल रहे हैं तो उनको क्या वीएफएक्स के थ्रू या फिर ऐसा कुछ 3D सॉफ्टवेयर बना के उनको फिल्म मेकिंग करना है, या they just want to go for editing and motion live action graphics? film sir, he wanted actually create a live action film. लाइव एक्शन फिल्म, उसमें उसको 3D में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने खुद उससे बात करी है, उसे 3D में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, तो लाइव एक्शन में भी उनको क्या करना रहेगा, शूट करना रहेगा, देन एडिट करना रहेगा, उसमें मोशन ग्राफिक्स करना रहेगा, ठीक है, एनडीआई करना रहेगा जिसको हम कलराइजेशन बोलते हैं। कलराइजेशन बोलते हैं, और उसके लिए वो दाविंची ऑलरेडी सीख रहा है। दाविंची ऑलरेडी है, तो उसमें कोई उनको जरूरत नहीं है माया हुडनी सीखने की। हाँ, अगर ये है कि उनको कोई, जैसे उन्होंने कुछ रियल शूट किया है, उसमें उनको 3D कैरेक्टर कुछ मर्ज करना है, करेक्ट। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर, देन इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर, अदरवाइज दे नीड नॉट टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर। दे कैन गो विथ प्रीमियर, दिस आफ्टर इफेक्ट्स एंड डाविंची। दिस सॉफ्टवेयर आर इनफ। सर एक और सवाल हमारे पास, हम अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल जो है कि आज के टाइम में जो आज सिचुएशन है, काफी सारे उथल पुथल मचे थे इंडस्ट्री में, तो बच्चों का एक सवाल है कि सर 3D में जाना बेहतर है या फिर VFX में जाना बेहतर है? सर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि 3D और VFX, उसमें ऐसा हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज 3D इज टोटली डिफरेंट एंड VFX इज टोटली डिफरेंट, राइट? बट अब ये है कि अगर आपको टूल्स आते हैं, आपका नॉलेज अच्छा है, तो यू कैन वर्क इन बोथ 3D एंड VFX ऑल्सो, राइट? पाइपलाइन दोनों की अलग होती है, क्योंकि 3D में ये है कि कंप्लीट कंप्यूटर जनरेटेड वर्क रहता है, राइट? एंड VFX जो रहता है उसमें पहले तो लाइव शूट होता है, लाइव शूट के अकॉर्डिंग हमको पूरा 3D उसमें मर्ज करना रहता है, उसको पूरा मैच करना रहता है, करेक्ट? तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब ये डिपेंड करता है आपको एक्चुअली किस में जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव मूवीज में वर्क करना है, देन VFX इज गुड। अगर आप चाहते हैं कि आपको कार्टून मूवीज बनानी है और आप यू आर अ फॉन्ड ऑफ कार्टून मूवीज, ओके, तो आप कार्टून मूवीज के लिए CG चूज कर सकते हो। दोनों फील्ड अच्छी है, बस ये है कि आपकी मेहनत डिसाइड करती है
कि आप वो दोनों चीजों में काम कर सकते हो या नहीं काम कर सकते हो, जी। राइट। अभी जैसा मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो 25 years का एक्सपीरियंस है, दैट इज अ कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ सीजी एंड वीएफएक्स एंड ऑल्सो गेमिंग। ओके, वाओ। सो गेमिंग का भी जो है उसमें सिनेमेटिक्स का मैंने पूरा लाइटिंग और इनका काम किया है, तो गेमिंग का भी मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। तो आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मैं सीजी में जाऊं या वीएफएक्स में जाऊं, जी। राइट। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले आप एनकैश कर लो सीधे। ग्रेट। आपको वीएफएक्स में करने का मौका मिल रहा है, आप वीएफएक्स में चले जाओ। आपको सीजी का मौका मिल रहा है, आप सीजी में चले जाओ, वेरी नाइस, राइट। वेरी नाइस। सर एक और सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये सवाल। ये कुछ बच्चों का कहना है और कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं या फिर उनको यूट्यूब पे ऐसी चीजें दिखाई जा रही है, कुछ मतलब बेवकूफ़ी टाइप की चीजें हैं। उनको लगता है कि काफी सारे बच्चे आके कमेंट करते हैं कि सर अभी एनिमेशन इंडस्ट्री इज डाइंग, वीएफएक्स इंडस्ट्री इज डाइंग, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, सिर्फ ले ऑफ हो रहा है। ले ऑफ तो वैसे आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत हुआ लेकिन लोगों को पता नहीं चला होगा। सर मेरा सवाल ये है कि, और ये बच्चों के दिमाग में वहम भी है कि उनको लगता है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स या फिर आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन या फिर लाइटिंग, ये सारी चीजें सीखकर सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन और वीएफएक्स स्टूडियो में ही काम मिलता है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, पहला तो हम शुरुआत करते हैं कि ऐसे जो भी रूमर्स है ना उन पे ध्यान नहीं दे, ठीक है। जी। देखो रिसेशन तो आता है, ठीक है। जैसे 2008 में मैं जब प्राणा में था तब भी रिसेशन आया था, जी। ओके। मैंने तो इंडस्ट्री को मतलब तब से देखा है जब ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ था, तो 2008 में भी ले ऑफ्स हुए थे, है ना। बड़ी कंपनीज जैसे रिदम एंड यूज है वो भी बंद हो गई, ठीक है। लेकिन आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपका काम अच्छा है, तो आपको ले ऑफ और इन चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी उन आर्टिस्ट को कंटिन्यू रखती है भले ही कितना भी क्रंच टाइम हो, करेक्ट। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनो, काम पे ध्यान दो, ठीक है। देखो प्रेशर इंडस्ट्री में रहता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे ये जो हॉलीवुड अभी ये जो हुआ था, ले ऑफ हुआ था, तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि जैसे बाहर जो स्क्रिप्ट राइटर्स और ये हैं, ठीक है, उन्होंने ये कर दिया, हड़ताल कर दी थी वहां पर, ओके। तो मूवीज जो है, मूवीज बनना बंद हो गई, कंटेंट आना बंद हो गए, राइट। तो उसके कारण क्या है, स्टूडियोज अफेक्ट हुए, करेक्ट। बहुत टाइम तक स्टूडियोज ने खींचा भी कि यार हम लोग मतलब आर्टिस्ट को कैरी ऑन करते हैं, उनको रखते हैं, बट वो थोड़ा टाइम लग गया उसको ट्रैक में आने में, तो इसलिए ये ले ऑफ का सिचुएशन बनी, राइट। मगर जनरली अभी तक 2008 के बाद अभी तक मतलब 2024 तक ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसा कि आप एविएशन इंडस्ट्री देख लो, है ना, वहां पे ये जो है वहां भी कितने ले ऑफ हुए थे, करेक्ट। तो इस चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि ले ऑफ हो जाएगा या ऐसा कुछ है। आप अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो एंड बी स्ट्रांग इन योर वर्क, आप जो काम कर रहे हो उसमें स्ट्रांग बनो, ठीक है। सेकेंड थिंग, यूट्यूब या और भी कोई सोशल मीडिया चैनल पर आपको कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल आप ध्यान मत दो, ठीक है। अगर आप आपके काम में स्ट्रांग हो, काम के लिए डेडिकेटेड हो, तो आपको कोई भी कंपनी नहीं निकालेगी, ये आप गार्ड मान लो, ओके। और आपने एक और चीज क्या पूछी थी ब्रजेश? वही कि मतलब एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स या फिर ये सारी 3D सीखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो में ही काम मिलता है, इसके अलावा भी तो बहुत सारा चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत से लोग हैं जो ये चीजें सीख कर, जैसे मैं फ्रेमबॉक्स में भी पढ़ा चुका हूँ, तो फ्रेमबॉक्स के मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सीख कर खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन का काम उन्होंने चालू कर दिया। अभी एक मेरा स्टूडेंट है जिब्रेस, तो उसका अभी यहाँ पर बहुत अच्छा स्टूडियो चल रहा है, दे आर टेकिंग वेरी लाइक लार्ज प्रोजेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, उनका पूरा नाम ठीक क्या है। सर? इसका नाम है जिब्रेस खान है, अच्छा जी, ओके। हाँ, तो वो बंदा जो है, जैसे मेरे से पूरा उसने आर्किटेक्चर का भी ये सीखा, तो अब वो ये उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा है, जिसमें उसके पास करीब 15 से 20 लोग हैं, ठीक है। वैसा ही एक मेरा स्टूडेंट है पवन, तो
वो बंदा पूरा फिल्म मेकिंग में है, तो वो बड़ी बड़ी मूवीज पे भी जैसे ये पैसा लगाता है, प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। उसका खुद का वीएफएक्स स्टूडियो है, उसके पास बंदे हैं काम करने वाले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब इसी में ही जॉब करना है। आप फ्रीलांसिंग भी अपने घर से बैठ के काम कर सकते हो। आजकल तो फ्रीलांसिंग के इतने पोर्टल्स हैं कि आप आराम से क्लाइंट्स पकड़ सकते हो और आपको आराम से काम मिल सकता है। बस ये है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, उसका गाइडेंस आपको कोई प्रॉपर बंदे से आपको गाइडेंस लेना रहेगा। बिल्कुल। बाकी तो आप फ्रीलांस आराम से घर से बैठ के आप कर सकते हो। वेरी नाइस। मेरे भी सर कई सारे स्टूडेंट हैं दोज हु आर वर्किंग इन अमेजोन एज अ 3D आर्टिस्ट। हमारे एक स्टूडेंट ने करियर ही स्टार्ट किया था हैदराबाद से, ई लर्निंग एक कंपनी है, वहां से स्टार्ट करके फिर उसने मैकेलोडियन तक के सीरीज पे काम किया, डिज्नी के लिए उसने काम किया। तो मैं अक्सर ये बताते रहता हूँ बच्चों को कि ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में ही जा सकते हो। इवन सर आजकल इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। अभी अब फिजिक्स वालों को देख लीजिए, फिजिक्स वालों ने अभी रिसेंटली तकरीबन 600 एनिमेटर्स, वीडियो एडिटर, एनिमेटर्स को हायर किया। ये जरूरी नहीं है। और जब स्टूडियो से कुछ गलत चीजें आती है, कुछ ऐसी खबरें आती है, तो बच्चे बहुत डर जाते हैं कि यार एनिमेशन स्टूडियो ही बंद हो गया तो हम काम कहाँ करेंगे। तो सर एनिमेशन स्टूडियो के बंद होने से अगर सपोज दो चार जैसे एमपीसी टेक्निकलर पे थोड़ी प्रॉब्लम आई उस वक्त, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये स्टूडियो बंद होने से वीएफएक्स इंडस्ट्री, 3D इंडस्ट्री कितना प्रभावित हुआ है, कितना अफेक्टेड हुआ है? देखिए, ऐसा है कि स्टूडियो बंद होने से सीधी सी बात है, आर्टिस्ट लोग, क्योंकि देखो बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके ऊपर जिनकी ईएमआई चल रही है, ठीक है, फैमिलीज है ना, तो अफेक्ट तो होते हैं। बट ये है कि बहुत से स्टूडियोज हैं जो कि उनको, वो आर्टिस्ट को सीधे हायर कर लेते हैं अगर वो केपेबल हैं तो, जी। है ना। तो ऐसा कुछ अफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ। जो टेक्निकलर और ये बंद हुआ, उनका उनका रीजन है वो क्यों बंद हुआ, ठीक है। रिदम एंड यूज बंद हुआ, प्राणा बंद हुआ, ये उनका रीजन था, ठीक है। अब जैसे जब प्राणा बंद हुआ था तो प्राणा के जो मोस्ट लाइक 80% आर्टिस्ट को रीडिफाइन ने हायर कर लिया था, जी। राइट। तो इस तरह से ये है कि आर्टिस्ट, ऐसा नहीं होता है कि अगर वो प्रॉपर काम कर रहा है तो उसका मतलब कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। तो वो बिल्कुल कोई ऐसा इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं हुई, आज भी अच्छे काम चल रहे हैं। हाँ, बस ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट बीच में चलते चलते रुक जाते हैं, बट वो दूसरे स्टूडियोज को पास ऑन हो जाते हैं और वहां पर फिर उनके लिए वैकेंसीज निकलती हैं। जी। तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर एक कंपनी से ले ऑफ हो रहा है या बंद हो रही है, ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग अ चांस टू वर्क फॉर अनदर कंपनी। ग्रेट। तो नो नीड टू बॉदर अबाउट इट, राइट। वेरी नाइस। सर अगला सवाल ये है कि अगर एक वीएफएक्स आर्टिस्ट जिसने वीएफएक्स सीखा, हालांकि उसने स्टूडियो में काम नहीं किया लेकिन वीएफएक्स सीखा, उसने 3D सीखा, कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, तो आपका क्या सजेशन होगा, किस तरीके से उसे स्टार्ट करना चाहिए इफ यू वांट्स टू क्रिएट अ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? लाइक जैसे आप अगर आप देखेंगे एक चैनल है प्रोफेसर ऑफ हाउ, अमेजिंग कंटेंट, ही इज आल्सो फ्रॉम मैक, आई थिंक मैक स्टूडेंट रहा है वो बहुत काफी क्वालिटी। फिर एक है एमजेओ, मेक जोक ऑफ, उसके भी काफी कंटेंट वायरल है, 50 55 60 लाख सब्सक्राइब, 50 60 मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो सर आपका क्या सजेशन रहेगा कि क्या करना चाहिए अगर एक स्टूडेंट्स को कंटेंट क्रिएशन में अगर जाना है, तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए उसके लिए? देखिए, उसका कंटेंट क्रिएशन का प्लानिंग तो, एक तो ये चीज है कि अगर आप लाइव एक्शन कंटेंट क्रिएशन में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर सीजीआई कंटेंट क्रिएशन में जाना चाह रहे हैं, या आप कुछ एडिटिंग या उसका थ्रू आप कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट कि आपको करना क्या है। ओके, देन अब आज इतने सारे कंटेंट और ये सब बन रहे हैं, राइट। बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं, है ना। अभी एआई आया है, जो एआई से आजकल फेसलेस कंटेंट बन रहे हैं, ठीक है, उसमें भी लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका एक डेडिकेशन है जो आपको स्टार्ट करना है। मेन थिंग ये रहती है कि आपका कंसिस्टेंसी लेवल कितना है, ठीक है। यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, है ना, या फिर आप एफबी पे ये पोस्ट कर रहे हैं, आपका वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको रातों रात तो सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। राइट।
आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। राइट, पेशेंस जरूरी है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ये समझ लो कि आप एक साल तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ उसका रिटर्न मिलना है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई करते रहना है, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। राइट, वैसा ही आपको इधर आपके कंटेंट क्रिएट करना पड़ेंगे। जब लोग आपको जानने लगेंगे, ठीक है, आपके थोड़े फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगेंगे, राइट, तब आपका चैनल ग्रो करेगा। ओके, तो आपका कंटेंट क्रिएशन में भी आपका स्कोप बहुत अच्छा है। और अगर आप 3D आर्टिस्ट हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, एडिटिंग में हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आप ही सब कुछ कर सकते हो असली। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि सर का एक वीएफएक्स और वीएफएक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, कंटेंट क्रिएशन, इन तमाम चीजों से रिलेटेड एक चैनल भी है जिसका नाम है अंशुल पी परमल सर। सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे 110% चेकआउट करना। वहां पे आपको मिल सकता है कंटेंट क्रिएशंस के बेहतरीन आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही साथ वीएफएक्स के करियर्स और बहुत सारे एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट के इंटरव्यू भी। और चूंकि सर का एक्सपीरियंस मोर देन 25 ईयर्स रह चुका है, तो उससे रिलेटेड उनके एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या फेस किया, क्या नहीं किया, वो तमाम चीजों की जानकारी आपको इनके चैनल पे मिलेगा। काफी कुछ सीख सकते हो अगर आपको वीएफएक्स फील्ड में कदम रखना है। काफी प्रैक्टिकल चीजें, थ्योरेटिकल चीजें सर वहां पे बता सकते हैं, बताते रहते हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो सर की चैनल आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़ जाओ इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप सच में पैशनेट हैं तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आपको काफी कुछ सिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो चलिए एक बार फिर से हम बैक करते हैं अपने टॉपिक पे। ग्रेट, सो आपने देखा कि किस तरीके से आप एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट सीखकर सिर्फ स्टूडियो के बलबूते पे नहीं रहना है, काफी कुछ किया जा सकता है। अगर आप में चीजें हैं, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, तो 110% आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सर हमारा अगला सवाल यह है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर मैं वीएफएक्स सीख रहा हूं लेकिन मुझे जॉब नहीं करना, मैं क्या घर बैठकर फ्रीलांस कर सकता हूं? तो सर इस पे आपकी क्या सजेशन होगी, क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहते, तो क्या डायरेक्टली वो फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं? उन्हें फ्रीलांस मिलेगा, नहीं मिलेगा? प्लीज आप अपनी राय दीजिए इस पे। बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि वीएफएक्स सीखने के बाद एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 5 इयर्स तो इंडस्ट्री में आप जॉब करें। ठीक है, बिकॉज फ्रीलांस करने के लिए आपका एक लेवल होना चाहिए, आपकी एक पहचान होना चाहिए। प्लस ये है कि अगर आप किसी के लिए फ्रीलांस कर रहे हैं, राइट, तो वो भी आपका ये एक पोर्टफोलियो है, वो देखेगा। ओके, कि आपने कहाँ पर काम किया है, आपने क्या क्या काम किया हुआ है, तभी वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा और आपको फ्रीलांस वर्क देगा। ओके, जैसे कि आप मान लो, आप बोलते हो कि यार मेरे को लोगो बनाना है। सपोज आई एम योर क्लाइंट, मैंने बोला कि मुझे लोगो बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको काम दिया। ओके, बट मैं आपकी पहले प्रोफाइल देखूंगा कि आपने कहाँ पर काम किया है। अगर आपने कहीं काम नहीं किया है तो आई विल रिजेक्ट दैट प्रोफाइल। करेक्ट, तो वीएफएक्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि पहले आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लो, एटलीस्ट 5-6 साल आप वर्क करो उसमें, है ना। उसका आप एक्सपीरियंस लो कि काम कैसे होता है, क्या पाइपलाइन रहती है। क्योंकि बिना ये चीज जाने आप अगर डायरेक्ट फ्रीलांस करना चालू करोगे तो आप उसमें अटक जाओगे। ठीक है, आप आपका डेडलाइन पे काम नहीं कर पाओगे। हाँ, ये है कि आपने एक बार एक्सपीरियंस ले लिया, देन द स्कोप इज कंप्लीटली योर्स, है ना। आप उसमें आराम से घर बैठ के फ्रीलांसिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो पढ़ने के बाद फ्रीलांसिंग करना कर सकते हैं, बट ये है कि उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता जितना कि एक एक्सपीरियंस बंदे को फ्रीलांसिंग काम करने में सक्सेस मिलता है। ग्रेट सर, अगला सवाल एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था, उसे भी किसी ने डराया है। वो बेसिकली कैरेक्टर मॉडलर बनना चाहता है और उसे किसी ने डरा दिया है कि तुम सिर्फ माया सीखो, ये माया में पॉलीगॉन कैरेक्टर का कोई काम नहीं होता है, अगर आपको कैरेक्टर मॉडलिंग बनना है तो माया से ज्यादा जीब्रस जरूरत है। अच्छा, ओके, तो उस एक्चुअली जी ब्रश क्यों यूज होता है ये उसने क्लियर किया उस स्टूडेंट को? बिल्कुल नहीं, उसने कहा, उसका कमेंट है सर, मेरे सामने खुला है, उसका सीधा कमेंट है कि अगर आपको कैरेक्टर या कैरेक्टर मॉडलिंग करना है तो पॉलीगॉन में कोई मॉडलिंग नहीं होता, उसके लिए तुम्हें जीब्रैक्स सीखनी अच्छा, चाहिए।
अच्छा, ठीक है। तो देखो, पहला तो मैं ये फंडा क्लियर करूं कि अभी जो भी मॉडलिंग और ये जो होती है ना, वो पॉली मॉडलिंग ही होती है, ठीक है। जी ब्रश का फंडा ये रहता है कि आपका क्या है अभी, जिसको हम एलओडी बोलते हैं, लेवल ऑफ डिटेल, जी। ठीक है। तो लेवल ऑफ डिटेल में क्या रहता है कि अलग अलग पॉली मॉडल्स रहते हैं। जैसे लो पॉली मॉडल हो गया, मिड पॉली मॉडल हो गया, हाई पॉली मॉडल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली लफड़ा क्या होता है कि अगर आपका जितना हाई पॉली मॉडल रहेगा, वो सीन आपका उतना हेवी होगा, जी। करेक्ट। तो हम जनरली क्या करते हैं कि लो पॉली मॉडल बनाते हैं, देन हम स्कल्पटिंग उसकी जी ब्रश में करते हैं, ओके। वहां से हम उसके नॉर्मल मैप्स और ये निकाल के उसको हम फिर माया और जो भी सॉफ्टवेयर है हम उसमें ला के उस पे हम पूरा काम करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके स्टूडियो की पाइपलाइन पे कि वो एक्चुअली कैसे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडियोज हैं जिसमें पूरा माया पे ही मॉडल होता है, ठीक है। तो टेक्सचरिंग होती है, नॉर्मल मैप्स और ये जो रहते हैं, ये सब्सटेंस रहता है, सब्सटेंस पेंटर, है ना, उस पे पूरा टेक्सचरिंग और ये सब हो जाती है, ठीक है। बहुत से स्टूडियोज हैं जैसे गेमिंग स्टूडियो, तो गेमिंग स्टूडियो में जी ब्रश का यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें लो पॉली मॉडल पे हाई पॉली मेश उसको करना रहता है, ठीक है। जी। जी। तो उसमें नॉर्मल मैप और ये निकालना रहता है जो कि हम गेम इंजिन में फिट करते हैं, राइट। तो वहां जी ब्रश का काम आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पॉली मॉडलिंग जो भी होती है, देखिए पॉली मॉडलिंग होती है, ठीक है, उसको हम पॉली मॉडलिंग ही बोलते हैं, जी। वेदर इट इज लो पॉली मॉडल, मिड पॉली मॉडल और हाई पॉली मॉडल, जी। है ना। जी ब्रश में भी आप ये बताइए, जी ब्रश भी अगर वो बंदा बोल रहा है तो पहले लो पॉली मॉडल तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है। वही लो पॉली मॉडल को ले जाके उसमें स्कल्पटिंग करके उसके नॉर्मल मैप्स और ये निकाल के हम माया में लाके उस पर अप्लाई करके और उसको पूरा एक कैरेक्टर जो लुक आता है वो पूरा देंगे, करेक्ट। तो जी। मॉडलिंग ये है कि आपको पॉली मॉडलिंग तो करना पड़ेगी, भले ही आप जी ब्रश में जाओ, लेकिन उसके पहले आपको लो पॉली मॉडल तो बनाना पड़ेगा। जी। तो अगर कोई ऐसा मिसगाइड कर रहा है कि आपको अगर मॉडलिंग में जाना है तो आपको जी ब्रश करना पड़ेगा, जी ब्रश इज एन एडिशनल ऑप्शन, जी। राइट। जी ब्रश आपको आता है, वेरी गुड। अगर आप माया में मॉडलिंग में कंफर्टेबल, तो इतना कोई जरूरी नहीं कि आप जी ब्रश में जाके काम करो, है ना। अब ये डिमांड होती है प्रोजेक्ट की कि वो प्रोजेक्ट की डिमांड कैसी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको स्विच करना रहता है कि यहाँ पे मैंने लो पॉली मॉडल बनाया, उधर जी ब्रश में उसको मैंने मैप्स बना बना के और उसको यहाँ पर उसका प्रॉपर लुक दे दिया, ठीक है। तो स्टार्ट आप माया से करो, माया में मॉडलिंग सीखो, ठीक है। आज मुझे मतलब ये है कि अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे अभी मतलब मैंने माया, हुडनी, क्लेरिस, कटाना, ठीक है, और रेंडरमैन, इन सब पे काम किया हुआ है, राइट। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का, तो उसमें अभी मुझे 3ds मैक्स पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो मैं मॉडल्स और ये बना रहा हूँ, लो पॉली मॉडल, हाई पॉली मॉडल्स, ठीक है, तो वो मैक्स पर बना रहा हूँ। माया का भी यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को एनवायरनमेंट बनाना है, बीजी बनाना है, माया का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ मुझे वॉक थ्रू टाइप का कुछ बनाने का आया काम, तो मैं अनरियल इंजन का भी यूज कर रहा हूँ, जी। बिल्कुल। राइट। तो ऐसा रहता है कि ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको ये वाली चीज इसी में ही करना रहेगी। आपको मेन चीज है, आप जितने टूल सीख सको आप सीख लो, है ना। ये टूल काम नहीं कर रहा है, आप दूसरे टूल पे स्विच कर जाओ, उस पे आप काम कर लो। कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जी ब्रश पर ही काम करना पड़ेगा। आप बिंदास माया में मॉडलिंग करो, माया में आप मॉडल बनाओ। आपको लगता है ज्यादा हाई पॉली जा रहा है, उसको लो पॉली बना के जी ब्रश में ले जाके उस पे आप डिटेलिंग करो, ग्रेट। ग्रेट। राइट। वेरी नाइस सर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया है। एक बच्चे ने लिखा है कि सर मैं अभी क्लास 9th में हूँ, मेरे को एक वीएफएक्स एंड सीजीआई आर्टिस्ट बनना है, मेरे को कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, और ताकि मैं फ्यूचर में मिनिमम मंथली 10-20 लाख अर्न कर सकूं, चाहे मुझे 100 सॉफ्टवेयर क्यों ना सीखना पड़े। अच्छा, नहीं देखो, ऐसा है, मैं ये बोलूंगा कि पैसा कमाना जरूरी है, ठीक है। पैसे को आप सेकेंडरी रखो, स्किल्स को आप प्राइमरी रखो, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स इतने सीखने की जरूरत नहीं है,
आप जो फंडामेंटल्स हैं इस चीज के, ठीक है, आप उसको सीखो। इसका जो बेसिक है आप उस चीज को सीखो। फिर भले ही कितने भी सॉफ्टवेयर्स आए, आप इजीली उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है यार, मैंने तो मतलब ये है कि माया, उस टाइम पे माया सीखा था, माया में, और 3ds मैक्स सीखा था। तो 3ds मैक्स में कुछ प्रिमिटिव्स और ये थे, नाम के थे, नाम ठीक के है। थे। उससे काम करते थे हम तब, उस टाइम पे उस चीज से काम करते थे। कुछ 4 5 प्रिमिटिव थे, तब उससे काम चलाते थे। फिर माया आया, तो माया में ये वाला जो चीज है, नोट बेस्ड आ गया, नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गया, है ना। तो इसमें अलग काम होने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद क्लेरिस पे काम करने का मौका मिला, तो क्लेरिस पे काम करा। एमपीसी में था तो पटाना पे काम करने का मौका मिला, जी। ठीक है। फिर एनवाई में था तो हुडनी पे काम करने का मौका मिला, है ना। अनरियल पे काम करने का मौका। तो ऐसा आपको बस एक बार इंडस्ट्री में एंटर होना है, उसके बाद तो जो पाइपलाइन है और जो सॉफ्टवेयर है वो आप अपने आप सीख जाओगे। तो मेन मैं ये चीज बोलूंगा कि आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर रखना है, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं, कैसे काम होता है, मेन आपको वो चीज क्लियर रखना है, बस। क्योंकि क्या है, देखिए, टूल्स तो हर सॉफ्टवेयर में एक जैसे ही रहते हैं, जी। है ना। कहीं पे आपको कोई दूसरे मेनू में मिलेगा, किसी सॉफ्टवेयर में दूसरे मेनू में मिलेगा, हाँ, बेसिकली ठीक सर है। आपको बस, मॉडलिंग सीखने में फोकस करना चाहिए। मॉडलिंग अगर आती है तो हाँ, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। बस तो आपको वो स्किल आनी चाहिए। जी। अब जैसे लाइटिंग रेंडरिंग है, तो मुझे लाइटिंग आती है, तो भले ही वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, मैं इजीली उसमें लाइटिंग कर सकता हूँ, राइट। जी। कंपोजिटिंग मुझे आती है, तो अभी जैसे मैंने फ्यूजन पे कंपोजिटिंग, पहले तो फोटोशॉप पे इसका करा फोटोशॉप था पे ही मैंने होता था सर। कंपोजिटिंग। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद फ्यूजन आया, अब न्यूक पे कंपोजिटिंग होती है, राइट। तो अब मतलब जब पाइपलाइन चेंज हो रही है, तो उसमें ये है कि आपको ऐसा सॉफ्टवेयर पे फोकस नहीं करना है। सॉफ्टवेयर आप एक सीखो, अच्छे से सीखो, लेकिन जो स्किल है, जो वो चीज है, उसका फंडामेंटल पूरा क्लियर आपको होना चाहिए। जी। That's it. सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप अगर बताएंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। रिसेंटली मैंने एक वैकेंसी पोस्ट करी थी, एक 3D की वैकेंसी थी गुजरात में। तो कुछ इसका स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपए था। तो मुझे कुछ बच्चों ने कांटेक्ट किया, मैंने वो पोस्ट करा तो कुछ बच्चों ने कांटेक्ट किया कि सर मैं करूंगा, और बाद में वो रिफ्यूज कर गया। उन्होंने कमेंट किया है कि सर 30,000 40,000 के लिए कोई घर थोड़ी छोड़ता है। हालांकि वो जॉब हमने एक कलकत्ता के एक आर्टिस्ट को लगवा दिया है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ 40,000 से है। लेकिन बच्चों का ऐसा है कि सर 30 40 हजार के लिए मैं घर नहीं छोड़ सकता। सर आपका क्या ख्याल है, आपने कितने रुपए के लिए घर छोड़ा था? यार, मेरी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 थी, ठीक है। इतना सब पढ़ाई और ये करने के बाद 20,000 मुझे मिले थे, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद जैसे जैसे मैं सीखता गया, सैलरी बढ़ती गई, ठीक है, पोस्ट बढ़ती गई। तो ये है कि आपको एटलीस्ट लेकिन कहीं सर से अभी स्टार्ट तो करना फ्रेशर के पड़ेगा। लिए, अभी के टाइम में फ्रेशर को अगर आप नहीं, अच्छा है, निकल रहे हो 40,000 मिल रहा है तो बिल्कुल, इट्स गुड इनफ। बहुत अच्छी सर बात है मैं आपको अगर आप बता रहा हूं कि 40,000 पे कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था सर, 2015 में मैंने उसको, 2015 नहीं 2018 में मैंने उसको जॉब लगवाई थी मुंबई इनोवेटिव एनिमेशन स्टूडियो में एज अ जूनियर कंपोजिटिंग आर्टिस्ट। 15,000 रुपए के जॉब पे था। अब भी वो कंपोजिटर का लीड है और उसकी सैलरी कुछ 98 99,000 है। तो अगर वो स्टार्ट ही नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक कि वो एक लेवल तक पहुंच पाएगा कभी भी। बिकॉज स्टार्ट तो आपको लेना पड़ेगा, और एज अ फ्रेशर 40,000 इज क्वाइट इनफ। हाँ, और जहां तक घर छोड़ने की बात है, देखिए, अगर आप करियर को इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जब बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली काम कैसे होता है। काम वहीं पर आप सीखेंगे, राइट। आप घर पे बैठ के, घर बिना छोड़े आप आई थिंक कुछ नहीं कर सकते। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। बाहर क्या माहौल है, इंडस्ट्री में कैसा कल्चर है, और ठीक है, आप जब तक उससे फ्रेंडली नहीं, वाकिफ नहीं होगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली बाहर हो क्या रहा हो क्या है रहा ना। है। आप सिर्फ घर में ही बंदे रह जाओगे, जी। ठीक है। और घर में बंदे रहे तो आप 40,000 क्या, आप 10 साल बाद भी आप 40,000 कमाने लायक नहीं रहोगे, नहीं ठीक रहोगे, है। बिल्कुल। लेकिन अगर अभी आपने 40,000 से स्टार्ट किया, तो 10 साल बाद आप 4 लाख के पैकेज पे काम करते हुए मिलोगे, करेक्ट। तो नाइस। ये चीज आप बिल्कुल छोड़ दो। घर का, मानता हूँ, घर का एक
खिंचाव रहता है, एक बंधन रहता है। लेकिन उस चीज को आप जो बोलते हैं ना मोह माया, वो आपको त्यागना पड़ेगी। ठीक है। बिल्कुल। तो आपको उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब आप बाहर निकलोगे, चीजें सीखोगे, आप ग्रो करोगे, तो खुद ही आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की और इच्छा होगी। तो बिल्कुल। बिंदास आप घर छोड़ो। 40,000 बहुत अच्छा अमाउंट है फॉर द फर्स्ट जॉब एज अ फ्रेशर। तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई वुड सजेस्ट आपको तुरंत ले लेनी चाहिए। मैंने और ऑलरेडी फोर्टी एक जन को थाउजेंड लगवा के दिया बाद, सर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा करा आपने। 40,000 के बाद आपका टारगेट 4 लाख का होना चाहिए। जी। बिल्कुल। सर एक और सवाल है सैलरी से रिलेटेड ही, पहले हम सारा सवाल क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये बच्चा एक कमेंट करके मुझे लिखा है कि सर क्या आप किसी ऐसे वीएफएक्स आर्टिस्ट या एनिमेशन आर्टिस्ट को जानते हो जो इस फील्ड में काम करके मिलीनियर बना हो? मिलेनियर बनाओ। जी यार मिलेनियर तो सर। सभी है। ठीक है। अंशुल सर, यू विल नॉट बिलीव, मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स फेस करता हूँ डेली ना, कि मतलब हाँ हाँ। पूछिए मत। मतलब इनको इनको गाइड करना इट्स अ वेरी टफ थिंग्स। ऐसे ऐसे हम्म। क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बोला कि चलो सर से ही इनको समझ में आ जाए। हालांकि मैंने जवाब दिया इससे, हाँ। पर सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके हम्म। बारे में? मिलेनियर तो सभी बने हैं, बहुत लोगों ने अपने स्टूडियोज चालू कर दिए हैं, और प्रोजेक्ट एक्चुअली रन करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है। जी बिल्कुल। बहुत पैसा लगता है, तो अगर आर्टिस्ट कमा के और अगर स्टूडियो चालू कर रहा है, तो वो बंदा मिलेनियर तो बना होगा, तभी वो स्टूडियो चालू कर पा रहा है, चालू कर दूसरे बंदों को रख के सैलरी दे पा रहा है। ठीक है। जी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना बड़ा सेटअप चला पा रहा है। राइट। तो अगर वो मिलेनियर नहीं होता तो फिर वो कैसे स्टूडियो चालू करता? बिल्कुल। एम आई राइट? तो अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना स्टूडियो चालू कर दिया है। भाई मिलियनेयर की बात क्या, आप तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बस ये है आपका डेडिकेशन क्या कहता है, आप कितना डेडिकेटेड हो उस चीज के लिए। ऐसे बिल्कुल। तो यार मतलब बहुत सी फील्ड है। ठीक है। क्या पायलट मिलियनियर बन गए क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलियनियर बन गए क्या? हाँ। ऐसा तो हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि है बहुत से लोग हैं जो आगे मिलियनियर बने। यार आप इसको एक अपना ये लेवल देखो कि यार मेरे को ये जॉब करने के बाद एक बिजनेस करना है। ठीक है। जब तक आप वो चीज नहीं सीखोगे, तब तक आप मिलियनियर का सपना भूल जाओ। भूल जाओ। जिस दिन आप वो चीज सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी मिलियनियर। आज नहीं बनोगे, 10 साल बाद बनोगे, लेकिन बनोगे। ठीक है। तो एक ये गलत सोच, ऐसे ऐसे गलत क्वेश्चन करना ही बंद कर दो कि क्या ये जॉब में मैं मिलियनियर बन सकता हूँ क्या? ये आपका डेडिकेशन है, आपका पावर है, आपकी एनर्जी है, आपका मोटिवेशन लेवल है कि आप किस एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हो। तो आप मिलियनियर क्या, उससे भी बड़े बन सकते हो। बड़े बन सकते हो, बिल्कुल। सर एक एक और बच्चे का सवाल है, उसने लिखा है कि सर अगर मान लीजिए कि अभी मेरा कोर्स तो फिलहाल चल रहा है, 2026 में मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा और मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, तो कितने साल के अंदर मेरी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख जैसी हो जाएगी? अच्छा। सर यहाँ पे लोग स्किल से ज्यादा सैलरी पे फोकस करते हैं आजकल के बच्चे हाँ एक्चुअली। सैलरी पे नहीं, एक्चुअली है। आई नो पैसा इम्पोर्टेंट है, मनी इज मोर इम्पोर्टेंट। बट ये है कि देखो, अ, अगर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। ठीक है। आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको उतनी मेहनत करना पड़ेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको आपकी एक आइडेंटिटी बनाना पड़ेगी। करेक्ट। क्योंकि देखो अपनी इंडस्ट्री में 1-1.5 लाख अमाउंट मतलब कम अमाउंट नहीं है। राइट। महीने का, है ना? उसमें ये है कि यार आपको दिन रात लगे रहना पड़ेगा, है ना? आपको आपका पूरा डेडिकेशन लेवल जो है पूरा उसमें डालना पड़ेगा। आप कितने डेडिकेटेड हो उस चीज के लिए, आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो। जब आपका स्टूडियो का बॉस या आपका जो लीड है या आपका सुपरवाइजर है, ठीक है, आपको देखेगा कि यार ये बंदे में टैलेंट है ना, तो वो तुरंत आपको लीड बना देगा। अभी मैंने देखा कि 2 साल काम करा बंदे ने, लेकिन अच्छे डेडिकेशन से काम किया, उसको तुरंत लीड की पोजीशन मिल गई। ठीक है। वो बंदे की सैलरी वो पहुंच गया 75,000 पे।
ठीक है, लीड की पोजीशन उसको मिली, 75,000 पे पहुंच गया 2 साल में, है ना। अभी अगर वो 2 साल और ऐसे डेडिकेशन से काम करता है तो वो सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाएगा, उसकी सैलरी 1 लाख, 1 लाख के ऊपर हो जाएगी। तो ये उसका डेडिकेशन है जिसने उसको इतनी सैलरी पे पहुंचा दिया, तो 4 साल में वो बंदा 1-1.5 लाख पे पहुंच जाएगा। करेक्ट। तो ये है कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, कितने डेडिकेशन के साथ, उस पे ये डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी इतनी कितनी जल्दी आपको ये सैलरी मिल सकती है। ओके सर, अगला सवाल है कि फिल्म एडिटर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म एडिटर की डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट तो होती नहीं है, उनका एक अपना एसोसिएशन होता है। तो सर फिल्म एडिटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, फिल्म एडिटर बनने के लिए मेन तो ये है कि आपको जो सॉफ्टवेयर है, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, आपको डीआई का नॉलेज होना जरूरी है। आज की तारीख में डीआई वाले जो लोग हैं ना, डीआई जो करते हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, उनकी डिमांड भी बहुत है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप वो सॉफ्टवेयर आप सीखो, उसमें जो स्किल्स है, एडिटिंग स्किल्स हैं, वो आपकी बहुत अच्छी करो, बहुत स्ट्रांग करो। ठीक है, आज एडिटिंग एक अलग लेवल पे चले गया है, मोशन ग्राफिक्स एक अलग लेवल पे चले गया है ना। तो वो स्किल्स आप सीखो। ठीक है, तो ये है कि आप कैसे भी टाइप के वीडियो, सिर्फ मूवी एडिटिंग नहीं, कैसे भी टाइप के वीडियो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, मूवी एडिटिंग के लिए अभी जैसे एफसीपी का यूज हो रहा है। ठीक है, एफसीपी, फिर बाद में डाविंची कलराइजेशन के लिए यूज हो रहा है। तो उसका आप स्किल्स आप लो, अच्छे से वो सॉफ्टवेयर को सीखो, और अपना काम मतलब उस पे आप अपनी स्किल्स जो है वो आप एग्जीक्यूट करना चालू करो। ग्रेट, ग्रेट। सर ये ब्लेंडर का क्या कंडीशन है मार्केट में? ब्लेंडर सीखना अरे सही है या यार, नहीं है? यार मैं पर्सनली बताऊं, मैं खुद बहुत ज्यादा चिढ़ता हूँ ब्लेंडर से। ठीक है, उस उसका रीजन ये है कि एक तो वो फ्री सॉफ्टवेयर है। और खिचड़ी राइट, सॉफ्टवेयर भी है। खिचड़ी सॉफ्टवेयर भी है। दूसरा ये है कि उसके यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स और ये सब अवेलेबल हो गए हैं कि अभी आप जैसे ये बोलते हो ना कि इंसान को अगर आप मुंह में खाना दो तो वो आलसी हो जाता है, वो यही सोचता है कि आप डायरेक्ट मुंह में खाना आ जाए। ठीक है, वो दूसरा कुछ सीखना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अभी भी मैं मतलब कितने लोगों से ये सुनता हूँ कि अरे यार ब्लेंडर है ना, ब्लेंडर पे हो जाएगा, ब्लेंडर सीख लेंगे। ठीक है, मगर मैं यही बोलता हूँ भाई, ब्लेंडर जो है ना वो स्किल नहीं है। ठीक है, ब्लेंडर जो है वो फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप फ्री में चीजें सीख रहे हो। जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो माया है, हुडनी है। आज इंडस्ट्री किस लेवल पे काम कर रही है और आप ब्लेंडर ब्लेंडर कर रहे हो, सो दैट इज नॉट राइट। हाँ, ये है कि आपको अगर स्टार्टिंग करना है, आप ब्लेंडर यूज करो। ठीक है, आपको अगर फ्री में सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है तो ब्लेंडर इज देयर, ब्लेंडर आप यूज करो। बाकी ये है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो ब्लेंडर को छोड़ो, जो माया है, हुडनी है, जो ऐसे हाई लेवल सॉफ्टवेयर है, उन पे आप प्रैक्टिस करो और उनको सीखना चालू करो। एक तो सर सारे ब्लेंडर ब्लेंडर वालों के शोरील में आपको डोनट जरूर मिलेगा। हाँ, तो वो सारे तो उसका ब्लेंडर वालों के बेसिक है ना। बेसिक है। एक एक हाँ, तो वो डोनट उसका बेसिक, क्योंकि इवन मेरा जो बेटा है वो भी ब्लेंडर सीख रहा था, तो उसने भी मतलब शुरू में वो डोनट ही बनाया था, क्योंकि उसका ट्यूटोरियल अवेलेबल है। राइट। हाँ, तो उसको भी मैंने ये चीज बोली कि भाई, तेरे को अगर सीखना है तो तू अनरियल इंजन या ये चीज सीख, जिसमें कि तेरे को आगे मौका मिले। जी। ठीक है, अगला सवाल सर अनरियल इंजन से ही है कि अनरियल इंजन का क्या फ्यूचर है? यार अनरियल इंजन का तो फ्यूचर ही है। अभी देखो ना, सब उसमें एआई और इससे ये सारी चीजों से जनरेट हो रहा है, और अनरियल इंजन पे तो पूरा वीआर और ये सब कुछ बन रहा है। ठीक है, तो अनरियल इंजन का तो फ्यूचर ही है। अभी आप कितनी ही चीजें देखोगे वो अनरियल इंजन पे बन रही है। ठीक है, अभी इतना ऑप्टिमाइज हो गया है वर्क की, मतलब आप रियल टाइम में आप वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, उसका जो मेन जीआई रे ट्रेसिंग और ये है, वो एक अलग लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अनरियल इंजन का तो स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, हुडनी का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों सॉफ्टवेयर पे आप अच्छी पकड़ कर लो, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी ये दोनों सॉफ्टवेयर की ही डिमांड है, और आगे स्कोप इन दोनों सॉफ्टवेयर का है। हम्म।
ग्रेट, ग्रेट सर। एक और बहुत बेहतरीन सवाल है एक बंदे का, और ये तो मतलब काफी इंस्पायरिंग वाला चीज है। एक बंदा लिखते हैं कि सर मैं 34 इयर्स का हूं एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय वीएफएक्स जर्नी। तो क्या पॉसिबल है मेरे लिए, और क्या मैं, क्योंकि मैं शादीशुदा भी हूं और मैं चाहता हूं कि अभी जो जॉब कर रहा हूं उससे कंप्लीटली वीएफएक्स पे शिफ्ट करूं, और मैं वीएफएक्स में अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो क्या ये सेफ होगा? सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जो जॉब चल रहा है, वो जॉब चलते चलते पहले वीएफएक्स का नॉलेज ले ले। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है वो सीख ले, क्योंकि वीएफएक्स, देखो वीएफएक्स एक स्मॉल चीज नहीं है। उसमें उनको वीएफएक्स में एक्चुअली क्या करना है ये भी उनको पता होना चाहिए, कि उनको मॉडलिंग करना है, टेक्सचरिंग करना है, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, कंपोजिटिंग, किस में जाना है उनको। ठीक है, ये उनको पता होना चाहिए। जब ये चीज का गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा तब वो पर्टिकुलर फील्ड चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी उनको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 34-35 ईयर्स के हैं वो, उनकी फैमिली है। तो अभी अगर वो जॉब छोड़ के और अगर इसमें स्विच करना चाहेंगे, सो दिस विल बी लाइक, आई विल नॉट सजेस्ट दिस। उनको ये करना चाहिए कि जॉब चलते चलते पहले वो ये स्किल सीखे, उसके बाद फिर कोशिश करें कि कोई इंडस्ट्री में उनको जॉब मिले। या तो वो ये चीज कर सकते हैं कि ये जॉब करते करते अपना वीएफएक्स सीख के कुछ छोटे मोटे फ्रीलांस वर्क लेना चालू करें। ले सकते हैं जी। सर हमारे पास क्वेश्चन के तो इतने अंबार लगे कि आई डोंट नो कि ये पूरा खत्म होगा कि नहीं, बट फिर भी मैं फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चन सर लेना चाहूंगा। और यहाँ पर एक और बंदे ने कमेंट किया है कि सर सोरील कैसा होना चाहिए आज के टाइम पे? पहले के टाइम में जो सोरील था उसका स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट था, अभी के टाइम में इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए सोरील कैसा होना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, क्योंकि आज के टाइम में जो भी इंडस्ट्री में एंट्री जो मिल रही है बंदों को, वो शोरील के बेसिस पे ही मिल रही है। ठीक है, पहले शोरील में ये था कि पहले मतलब कुछ भी बना दिया, और उसमें क्योंकि ये था इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उसमें ये बना दिया। लेकिन आज जो है, एक इंडस्ट्री एक अलग लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, तो उनकी शोरील में मैं यही बोलता हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूँ, कम काम रखो लेकिन क्वालिटी वाला काम रखो। ठीक है, आपका 1 मिनट से ज्यादा की आपकी शोरील नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हो तो आपने अगर मूवीज पे काम कर लिया है तो आप मूवीज के शॉट और ये फिर आपकी शोरील आपके एक अलग लेवल की होगी। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ एंट्री, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप फ्रेशर के उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी 1 से 1.5 मिनट की शोरील होना चाहिए, और उसमें क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, देखो, लोग अभी जो इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज जो है ना, शोरील बनवाते हैं, आ, उसमें क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं, क्वालिटी कम रखते हैं। और म्यूजिक, जो धमाधम वाला म्यूजिक है, वो एक्चुअली, हाँ है ना। तो ये चीजों से एक्चुअली, अब जैसे मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं किसी की शोरील देखूंगा तो डेफिनेटली मैं वो वाली शोरील चूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वालिटी क्वांटिटी से मतलब नहीं है, ना वो म्यूजिक से मतलब है, मुझे क्वालिटी से मतलब है। वो बंदे ने क्या करा है, मुझे उसके ब्रेकडाउन से मतलब है। अगर वो शोरील बना रहा है, तो उस बंदे ने मान लो टेक्सचरिंग की शोरील बनाई है, तो उसने कितने तरह के मैप्स जनरेट करे हैं। ठीक है, मैं ये चीज देखूंगा। अगर लाइटिंग की शोरील बनाई है, तो उसने कितने पासेस पे वर्क किया है। ठीक है, कंपोजिटिंग अगर उसने कंपोजिट किया है, तो उसका कंपोजिटिंग का लेवल क्या रहा है, मैं वो चीज देखूंगा। उसने कितने नोट्स बनाए हैं और कितना वेल प्ले किया है कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करके। तो ये चीज मैं देखूंगा। मुझे म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। आप 2 शॉट रखो, आप 3 शॉट रखो, बट दे शुड बी ऑन अ वेरी हाई लेवल। ठीक है, तो मेन आप फोकस करो क्वालिटी पे, और प्रॉपर ब्रेकडाउन के साथ में आपकी शोरील आप तैयार करो। ओके, सो अब हम एंड की तरफ चलते हैं सर, क्योंकि सवाल तो बहुत है, लेकिन हालांकि एक सेगमेंट है जिसको कवर करना बहुत जरूरी है, और वो है एआई का सेगमेंट। सर सबसे पहला सवाल ये कि एआई से हमारे इंडस्ट्री के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, खास करके एआई की वजह से? एआई की वजह से मैं अभी नहीं मानता कि अभी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, एआई से मूवीज भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है,
लेकिन अल्टीमेटली एआई को जो प्रॉम्प्ट देना है ना, जो उसकी क्रिएटिविटी है प्रॉम्प्ट देने की, वो तो किसी बंदे के साथ ही है। ठीक है, कोई बंदा ही होगा जो वो प्रॉम्प्ट दे रहा है। जी। ठीक है, ये है कि एआई जो है ना, आपका जो वर्कलोड है वो वर्कलोड कम कर देगा। कम कर देगा। ठीक है, अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, बस ये है कि आपको उस पर डिपेंड नहीं होना है। नहीं होना एआई पर आप डिपेंड नहीं होना है। आज मैं बहुत सी पोस्ट लिंक्डइन पे डालता हूँ जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि आप एआई यूज कर रहे हो, ठीक है, बट एआई को एक ऐसा टूल मत बनाओ कि वो आप उसको गलत तरीके से यूज करो और इंडस्ट्री अफेक्ट हो। ठीक है, आप उसको एज अ कंपेनियन ट्रीट करो। ठीक है, आप उसकी हेल्प लो। जैसे आप मान लो मैं लाइटिंग आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे को क्या है कि किसी को, मेरे को क्लाइंट को समझाना है कि यार इसका लाइटिंग डायरेक्शन और ये आएगा, पहले बहुत मुश्किल होता था। करेक्ट, कि मेरे को किसी को बताना है कि इसका लाइटिंग, या फिर मेरे अंडर में जो बंदे हैं उनको मेरे को समझाना है। ठीक है, बट अभी मैं क्या करूंगा कि एआई की हेल्प ले सकता हूँ। मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मेरा ये सीन है, इसमें लाइटिंग ऐसी आएगी, तो वो मेरे लिए एक रेफरेंस जनरेट करके दे देगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उस टूल को एज अ कंपेनियन यूज किया। ठीक है, मैंने उससे एक रेफरेंस जनरेट किया। वो रेफरेंस मैं मेरे बंदे को दूंगा और उसको मैं बोलूंगा भाई मेरे को ऐसी लाइटिंग चाहिए। चाहिए। करेक्ट, तो इसमें क्या होगा कि उसके सामने एक रेफरेंस आ जाएगा कि हाँ, ऐसा आउटपुट मेरे को लाना है। तो इससे क्या है कि उसका जो वर्क है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी समझाने में आसानी हो जाएगी। जी। राइट, तो जहां तक एआई की बात आती है, तो एआई से इंडस्ट्री अफेक्ट तब होगी जब लोग उस पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे। डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, अभी अभी तो ये है कि अभी एआई की शुरुआत है। राइट, अभी एआई ने चलना सीखा है, चलना एआई सीखा है। दौड़ेगा अभी, है ना। अभी इतने एआई के टूल्स आ रहे हैं, बहुत कुछ एआई से बन रहा है, लेकिन ये है कि आप ये बताइए एआई पे कंसिस्टेंसी कहाँ है। कंसिस्टेंसी नहीं है सर। राइट, आप एक चीज बनाएंगे, आपको वो दूसरे कैमरा एंगल से दिखाना है, वही की वही चीजें आप कैसे बनाएंगे, है ना। लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह सकती वो चीजें। ठीक है, लेकिन वीएफएक्स में आप कुछ चीजें बना रहे हैं तो आपके पास वो रॉ फाइल्स पड़ी है, आप उसको नेक्स्ट किसी भी उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, एआई में इवन आप एआई का अगर ये देखेंगे तो एआई के चार्जेस भी अभी जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है, उसके सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा ठीक है, तो हर कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा, है ना, एआई का। तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पहले लोग हाथ से काम करते थे। ठीक है, हाथ से काम करते, टाइपराइटर आया, है ना, लिखते थे, फिर टाइपराइटर आया तो टाइपराइटर से काम होने लगा। लेकिन टाइप कौन करेगा, बंदा ही कर रहा है है। टाइपिंग, बंदा ही है कर ना। रहा है। अब टाइपराइटर गया, कंप्यूटर आया। कंप्यूटर आया। ठीक है, अब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर पे भी बंदा ही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उससे वर्कलोड कम हो गया, काम और इजी हो गया। ठीक है, वैसे ही अब एआई आया है तो एआई से भी काम इजी हो जाएगा। बस ये है कि आपको उस पर टोटली डिपेंड नहीं होना है, नहीं होना अदरवाइज है। आप आपकी क्रिएटिविटी खो दोगे। खुद हो ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है या कुछ हो रहा है, क्योंकि लोगों को भी मालूम है, जो स्टूडियोज लेके बैठे हैं उनको भी मालूम है कि अगर एआई से ही अगर पूरा काम होगा तो कोई भी मतलब जो उनका क्लाइंट है वो उसको अप्लाई नहीं करेगा उस नहीं चीज पे। करेगा। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे चीजें हो रही है कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं एआई से बनी हुई चीजें। नहीं करते हैं। करेक्ट, हाँ, तो यही है कि एआई में ऐसा कोई सा भी एरिया नहीं है जो अफेक्ट होगा एआई के कारण, वीएफएक्स इंडस्ट्री का। उसमें ये है कि हाँ, एआई का यूज हो सकता है जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। सर काफी लोगों का कहना है कि रोटो पेंट प्रेप ये सब काफी ऑटोमेटेड हो गए हैं ड्यू टू एआई, सच है? राइट, हो गए हैं उसमें। देखो, ऑलरेडी वो तो पहले भी लेबरस टास्क था। ठीक है, एक एक फ्रेम को रोटो करना, है ना। अब ये है कि काम तो वो बंदा ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसको क्या है कि वो प्रॉपर रोटो मिल जाएगा। मगर अभी भी कहीं पे बहुत सारे ग्लिचेस हैं उस चीज को लेके, है ना। जी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मैंने एक मेरी पोस्ट पे भी डाला था, अगर आपने देखी होगी, रोटो रोटो को ही लेके मैंने मेरी पोस्ट डाली थी कि आपने क्या करा,
एआई से आपने पूरा रोटो और ये सब करा लिया, जी। ठीक है, आपने उसमें पैसे लगाए, करेक्ट। अब ये है कि उसको फिनिश करने के लिए आपने फिर बंदे को हायर करा, हायर है करा। ना। अब वो बंदे को वो पूरा रोटो समझने में ही दिक्कत हो गई, समझ रहे हो। तो वो बंदा अब उसको यही सोचेगा कि यार इस रोटो को मैं करने के बजाय, इसको फिक्स करने के बजाय मैं खुद ही रोटो कर लेता हूँ। कर लेता अब वो नए सिरे से फिर रोटो करने लगा, हूँ। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि आपने उधर भी टाइम वेस्ट किया और इधर भी टाइम वेस्ट किया, है ना। रोटो और ये जो चीजें हो रही है वो इतनी एग्जैक्ट नहीं हो रही है। जैसे कहीं पे मोशन ब्लर आता है तो मोशन ब्लर में वो रोटो काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ, वहां पर आर्टिस्ट की ही जरूरत पड़ रही है। तो आर्टिस्ट तो हर लेवल पर जरूरी है। आप कितना भी एआई यूज कर लो, इवन आपको आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ग्रेट। तो सर मैं मान के चलूं, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स हमने ऐसे पढ़े हैं, बच्चों ने करे हैं, कुछ वो बेवकूफ लोग ही होते हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये अब एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री में मत जाओ, ये बकवास इंडस्ट्री है, अभी ये पूरा का पूरा एआई की वजह से ये एकदम खत्म हो चुका है, एनिमेशन इंडस्ट्री इज ओवर नाउ। तो सर मैं मान के चलूं कि ऐसा देखो, कुछ नहीं होने वाला है अभी फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं होना है। अगर लोग बोलते हैं ना, तो एआई तो यार आज हर फील्ड में कदम रख रहा है, हाँ। ठीक है। एनिमेशन और वीएफएक्स में नहीं है, ठीक है। इवन कोडिंग अगर में तो सर आपने बहुत सुना, ज्यादा, कोडिंग में तो बहुत ज्यादा है। कोडिंग में बहुत ज्यादा है। वेब हम्म। पेजेस आप लिख के दो, प्रॉम्प्ट दो, वो पूरा वेब पेज बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद इवन हॉस्पिटल्स में, जहां पर अभी जहाँ रोबोट्स डिप्लॉय कर दिए हैं, चाइना में तो पूरा हॉस्पिटल ही वो वाला बना है, वो ठीक है। वाला बन गया। हाँ। लेकिन क्या डॉक्टर डॉक्टर क्या भूखे थोड़ी नहीं रहेंगे यार, ठीक है। डॉक्टर की तो जरूरत पड़ेगी ही ना, है ना। कोडिंग कोडिंग अगर कर रहे हैं तो यार वो कोडिंग को करेक्ट करने के लिए, अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो अगर कोडिंग अगर करी है तो वो कोडिंग करेक्ट ही होगी, करेक्ट ही ठीक होगी। है। उसको ढूंढना सर, उसके करेक्शन को ढूंढना कितना डिफिकल्ट टास्क है। ढूंढना टफ है और वो टाइम वेस्टिंग जॉब हो जाएगा टाइम फिर। वेस्टिंग जॉब हो जाएगा। अब अभी मान लो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे को एक वेबसाइट बनाना है, ठीक है। उसने वेबसाइट तो पूरी क्रिएट कर दी। अब उसने इनर पेजेस में क्या क्या चीजें करी है वो तो समझ में नहीं आ रही है ना। नहीं आ रही है। वो तो पूरा उसी को पता है। अब यहाँ जो होगा, जो वेबसाइट डेवलपर होगा, अब उस बंदे को पूरे तरीके से लगना पड़ेगा। लगना पड़ेगा। क्लाइंट की क्या डिमांड है वो पूरा उससे काम नहीं होगा। हाँ, करेक्ट। वो चीज वहां पर आपके लिए फ्रेंडली हो सकती है कि आपको अगर थोड़ी सी चीजें उसमें अगर आपको ऐड करना है या कुछ करना है, या आपका कोडिंग आपको मान लो कुछ कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो आप उस चीज को कोडिंग से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल। बाकी ये है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट अगर आप उससे बना रहे हो, मान लो कभी वो ट्रूली हट गया, ठीक है, तो कल का वो वेबसाइट का क्या होगा उसका, क्या होगा। राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डिपेंडेंसी तो एक्चुअली राइट नहीं है और डिपेंड होना भी नहीं चाहिए इस होना पे। भी नहीं चाहिए। और एआई तो ये है, एआई हर फील्ड में आ रहा है, टीचिंग में भी आ गया है, सब में आ गया है, ठीक है। आप टीचिंग देख लो, आप मेडिकल फील्ड देख लो, है ना। इवन अभी तो आप ये सोचो अगर एआई एविएशन में आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, सही बात है। फिर है एयर ना। होस्टेस की और ये जगह भी रोबोट डिप्लॉय कर रहे होंगे चीजें। तो ऐसा है कि एआई को आप इतना हाइप मत बनाओ, इतना टेंशन मत करो। अगर एआई आया है तो उसका भी सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन ठीक है। रहेगा। बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज ये चेंजिंग इंडस्ट्री है, ये चेंज होता रहेगा। हाँ, आपको ये है कि आपको एआई को अपना कंपेनियन बनाना। सर जब जब रेलवे कंप्यूटराइज्ड हुआ था, तो रेलवे ने बोला था कि भाई जितने लोगों की ड्यूटी बाकी है, सर्विस बाकी है, वो काइंडली कंप्यूटर सीख ले, और नहीं तो आपको ये मैनुअल टिकट वाला सिस्टम खत्म होने वाला है, अदरवाइज आपकी जॉब जाएगी। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, तब मैंने 65 साल के लोगों को कंप्यूटर सिखाया था उस वक्त। तो दे लाइक वो लोग डेडिकेटेड थे, उनको अपनी जॉब बचानी थी, उन्होंने कंप्यूटर सीखा। कितना सीखना पड़ा उनको, आराम से सीख लिए और उनकी जॉब अभी कंटिन्यू रही। वही है। अब आप ये देखो, अभी मतलब उस टाइम 2006 की बात है, मेरे हम्म। फ्रेंड की बात है, ठीक है। जो हाथ से पूरा पेंटिंग और ये सब करता था, मेट पेंटिंग बनाता था और ये सब करता था, ठीक है। फोटोशॉप आया था उस टाइम पे, है ना। मेट पेंटिंग उससे चालू हुई थी। अब वो बंदे को एक्चुअली उसको ये दे दिया था कि फोटोशॉप सीख लो,
नहीं करा उस पे काम तो निकाल देंगे, ठीक निकाल है। देंगे। वो बंदा मेरे पास आया, उसको मैंने फोटोशॉप और ये सिखाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करता था फोटोशॉप पे। जी बिल्कुल। मैंने उसको सिखाया, सब करा, है ना। हम्म, तो ये 2006 की बात है, हम्म, ठीक है। तब उसको मैंने फोटोशॉप सिखाया, तो वो बंदे ने हालांकि सीख भी लिया और काम वो धीरे धीरे करने लगा, अच्छा काम करता है, बड़ा आर्टिस्ट है वो, उसकी एग्जीबिशंस लगती है, सब है, ठीक है। तो उसने टेक्सचरिंग, मैट पेंटिंग, इनका काम फिर फोटोशॉप पे चालू किया, बिल्कुल। है ना। तो मतलब ये है कि देखो, एडवांस टूल्स एडवांस तो होंगे, है होंगे ना। होंगे होंगे। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा एडवांसमेंट होता जाएगा। बट बिल्कुल। ये है कि आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जी। सबसे सीधी और सिंपल चीज है। आप अगर आपको अपने आप को अपग्रेड रखोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज मैं मुझे 25 साल हो गए, लेकिन ये है कि मुझे आज भी नए नए टूल्स पे R&D करना पड़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइटिंग में नई क्या टेक्निक आ रही है, रेंडर्स में नई नई क्या चीजें आ रही है, रेंडर्स ऑप्टिमाइज कैसे हो रहे हैं, क्या क्या चीज, मतलब कितने ही टूल्स आ गए हैं, ठीक है। वो सबका एटलीस्ट नॉलेज होना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि मैंने आज इतने साल इंडस्ट्री को दे दिए तो मेरी R&D खत्म हो गई, मेरी लर्निंग खत्म हो गई, ठीक है। मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, लर्न करता रहता हूँ, नई नई चीजें, नए नए ट्यूटोरियल्स देखता रहता हूँ, है ना। यही मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि वो अपने आप को अपडेट रखें और अपग्रेड करते रहें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड रियली चरण स्पर्श आपका, क्योंकि आपने जो अपना कीमती समय दिया सर, इतनी चीज, हालांकि मैंने मतलब आपसे मिलने की तपस्या हम काफी दिन से कर रहे थे, फिलहाल फल अब जाके मिला है, लेकिन सही मिला, देर मिला दुरुस्त मिला वाला मेरा चीज है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, मैं एंड आई सॉरी अंडरस्टैंड, कि मुझे आई कैन टाइम नहीं। अंडरस्टैंड सर, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। बिकॉज मैं भी काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, खुद की फ्रीलांस स्टूडियो चला रहा हूँ, तो आई कैन फील, इसीलिए मैं किसी भी आर्टिस्ट को मैं फोर्स नहीं करता। इवन अश्विन सर से मेरी बात चल रही है काफी दिन से, अश्विन सर भी आजकल अभी कर रहे हैं, बट वो भी ऑब्वियसली बिजी हैं। सो जब वो फ्री होंगे तो 100% उनको भी इनवाइट करना चाहता हूं मैं। लेकिन आपने सर काफी बेहतरीन तरीके से और काफी जोरदार तरीके से हर एक चीज बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच इसके लिए। उम्मीद है कि सारे बच्चों को इसका मतलब बेनिफिट तो मिलने वाला है। जाते जाते हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे ऑडियंस की, अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको अंशुल सर का इंस्टाग्राम की लिंक, यूट्यूब चैनल की लिंक आपको दोनों मिल जाएगी। कृपया आप वहां पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि आपको इनसे लंबे टाइम तक बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में हम रखेंगे इतना ही। एक बार फिर से अंशुल सर, आपको तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि हम Thank you, बहुत thank you. जल्द बहुत कुछ और भी स्पेशल टॉपिक के साथ हम आपको इनवाइट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय सर।